Welcome to my YouTube channel episode 11, Health and Heaven Pharmaceuticals। आयना अभी भी पूर्वांश के केबिन में थी और वो हैरानी से उसे देख रही थी। तभी पूर्वांश चुटकी बजाकर बोला, What happened मून फेस? क्या ख्याल आ रहा है दिमाग में? लेट मी गेस, मून फेस ये सोच रही है कि अब वो मुझसे लड़ेगी कैसे। अगर लीगली लड़ने जाएगी तो कहीं हार ना जाए, क्योंकि मून फेस को पता है कि वो पूर्वांश सरकार से नहीं जीत सकती, राइट। आयना गहरी सांस लेकर बोली, और अगर जीत गई तो? पूर्वांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, चैलेंज करना चाहती हो मुझे? ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी मून फेस, पर जीतने के बाद का प्राइस मैं डिसाइड करूंगा। उसकी बात सुन आयना सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। पूर्वांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर वो सीधे जाकर के अपनी चेयर पर बैठ गया। आयना उसे देखकर बोली, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, उस जमीन और उस बिल्डिंग की लड़ाई, अगर तुम जीती तो आई विल नॉट ट्रबल यू। पूर्वांश सरकार की शक्ल तक नहीं देख पाओगी तुम। और अगर मैं जीत गया तो मिस आयना कपूर तुम्हारी एक रात पूर्वांश सरकार के नाम। आयना धीरे से बोली, वॉट? पूर्वांश एवल स्माइल करते हुए बोला, ओपन चैलेंज मून फेस। एक ओपन चैलेंज है। अगर तुम जीत जाओगी तो मुझसे आज़ाद और मैं जीता तो तुम बर्बाद। अब मेरे केबिन से निकलो, ओके? अपनी शक्ल तक मत दिखाना जब तक रिजल्ट ना आ जाए। आयना गुस्से में बोली, एक्सक्यूज मी, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी शर्तें मानूंगी? और तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा ये ओपन चैलेंज, बकवास चैलेंज एक्सेप्ट करूंगी? मैं नहीं मानती ये सब। पूर्वांश कुछ पल रुककर बोला, नहीं मानेगी तो फिर तुम्हारे जो जीतने के थोड़े बहुत चांस हैं ना, वो भी चले जाएंगे। और अगर मान जाओगी तो क्या पता किस्मत क्या स्टोर करके रखी है तुम्हारे लिए। वी नेवर नो कि आखिर किस्मत चाहती क्या है। आयना के दिमाग में इस वक्त कई सारे ख्याल चल रहे थे। वो उस बिल्डिंग, उस लैंड को नहीं छोड़ सकती थी। उसने ऑलरेडी पैसे पे कर दिए थे। उस एक चीज के पीछे उसके ऑलमोस्ट 50 लाख लगे थे। वो ऐसे नहीं छोड़ सकती थी। पूर्वांश फिर से बोला, कम ऑन मून फेस, जल्दी जल्दी बोलो, पूरा दिन नहीं है मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए। जितनी देर मैंने तुम्हारे साथ बात किया ना, उतने में मैं एक लैब टेस्टिंग कर लेता। खैर जल्दी बोलो, टाइम नहीं है मेरे पास। आयना कुछ पल रुककर बोली, चैलेंज एक्सेप्टेड। उसकी बात सुन पूर्वांश के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई थी, जो आयना साफ देख रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि वो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, लेकिन इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं। अगर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारती तो वो दलदल में फंस जाती। पूर्वांश दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला, निकलो यहाँ से। आयना गहरी सांस लेकर बोली, इतना ईगो अच्छा नहीं होगा मिस्टर पूर्वांश सरकार। तुम्हें लग रहा है कि मैं जीतूंगी नहीं, पर तुमने ही कहा ना कि वी नेवर नो कि आखिर किस्मत क्या स्टोर करके रखती है, तो ये चीज तुम पर भी लागू होगी। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही पूर्वांश ने अपना रूबिक क्यूब उठा लिया, जो कि इस वक्त सॉल्व हो रखा था। कुछ पल में उसने सब कुछ वापस से उलझा दिया। पूर्वांश धीमी सी आवाज में बोला, अभी तो बस शुरुआत है मून फेस। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी कितना बड़ा टर्न लेने वाली है। कमाल की बात है, तुम्हारी लाइफ के हर बड़े पंगे में पूर्वांश सरकार का हाथ है। यू आर लकी कि तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई तो इंटरफेरेंस है, बट एट द सेम टाइम यू आर रियली अनलकी, क्योंकि तुम मेरी बैड बुक्स में हो, वेरी बैड बुक्स। इधर आयना बिल्डिंग से बाहर निकल चुकी थी। वो सीधे अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई। आयना सामने देखते हुए कुछ सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। उसने सीधे अपने फोन की तरफ देखा, जिस पर विप्लव का नाम फ्लैश हो रहा था। आयना की कॉल पिक करते ही दूसरे तरफ से विप्लव बोला, आप कहाँ पर हो? क्या बात हुई? ये लोग तो यहाँ पर हटने का नाम ही नहीं ले रहे। और आयना बीच में बोली, जल्दी से अपार्टमेंट पहुँचो, मैं भी बांद्रा पहुँच रही हूँ, फिर बात करते हैं। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में पर्व इस वक्त अपने स्कूल के बाहर खड़ा था और वो माधुरी का इंतजार कर रहा था, जो कि उसे लेने आया करती थी, और वो बस उसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में एक गाड़ी सामने आकर रुकी। पर्व मुस्कुराते हुए सीधे जाकर गाड़ी में बैठ गया। माधुरी उसे देखकर बोली, कैसा रहा आज का दिन? पर्व मुस्कुराते हुए बोला, परफेक्ट माधुरी आंटी, मुझे एक बार आयना आंटी से बात करनी है प्लीज। माधुरी कुछ पल रुककर बोली, ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। बोलकर उसने आयना को कॉल लगा दिया। इधर आयना, जो ऑलरेडी परेशान थी और वो अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रही थी, उसने बिना देखे कॉल पिक किया और फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, कौन है? माधुरी धीरे से बोली, जी मैं माधुरी।
वो सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया एक्चुअली पर्व। आईना बीच में बोली, सॉरी माधुरी जी, आई एम रियली रियली सॉरी। मैं किसी चीज को लेकर परेशान थी, इसलिए मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी। पर्व को बात करनी है मुझसे। माधुरी ने बिना कुछ बोले अपना फोन पर्व के कान के पास लगा दिया। पर्व एक्साइटमेंट से बोला, आईना आंटी आप कहाँ हो? उसकी आवाज सुन आईना जो इतनी परेशान थी वो खुलकर मुस्कुरा दी। आईना अपनी गाड़ी रोकते हुए बोली, पहले मुझे आप बताओ कि आप कहाँ पर हो? पर्व जल्दी से बोला, मैं स्कूल से घर जा रहा हूँ। आपको पता है कल रात को ना आप मेरे सपने में आई थी। आईना धीरे से बोली, अच्छा जी, और मैं आपके सपने में आकर क्या कर रही थी? पर्व ने एक बार तिरछी नजरों से माधुरी को देखा और फिर धीरे से बोला, हम दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। ये सुनते ही आईना जोर जोर से हंसने लगी। वही माधुरी जो पर्व को इतना खुश देख रही थी वो खुद भी बहुत खुश थी। जब से उन्होंने पर्व को संभालना शुरू किया था वो पहली बार उसे इस कदर खुश देख रही थी और उसकी खुशी की वजह कोई और नहीं बल्कि आईना थी। पर्व मुंह बनाते हुए बोला, आप मेरी बातें सुनकर हंस रही हो? आईना अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं बच्चा, मैं आपकी बातें सुनकर नहीं हंस रही हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि सपने में मैं आइसक्रीम खा रही थी, हम एम्यूजमेंट पार्क भी तो जा सकते थे ना, और हम वहां पर मस्ती करते। पर्व कुछ पल रुक कर बोला, पर मैं वहां पर कभी गया ही नहीं। उसकी बात सुन आईना की मुस्कुराहट एकदम से शांत पड़ गई। वो धीरे से बोली, क्यों? आप कभी गए क्यों नहीं? पर्व धीरे से बोला, कोई लेकर नहीं गया। डैडी ने कभी जाने की परमिशन नहीं दी थी। उन्हें तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ नहीं, वो तो मुझे देखते भी नहीं है। ये सुनते ही आईना ने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी थी। पर्व की बातें सुनते हुए उसे पूर्वांश पर गुस्सा आ रहा था। कैसा बाप है वो जो अपने बच्चे को एक छोटी सी खुशी तक नहीं दे सकता? स्कूल भेजना, एक आया लाकर उसके सामने रख देना और उसे छोड़ देना, सिर्फ उसकी यही ड्यूटी नहीं थी। उसे प्यार की जरूरत है जो पूर्वांश ने उसे कभी नहीं दिया। आईना अचानक से बोली, पर्व बेटा, अगर मैं आपको कभी एम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगी तो आप चलोगे मेरे साथ? उसकी बात सुन पर्व की आंखें एकदम से चमक उठी। वो जल्दी से बोला, सच्ची आंटी, आप मुझे लेकर चलोगे? आईना मुस्कुराते हुए बोली, जरूर। माधुरी आंटी को फोन देना। पर्व ने बिना कुछ बोले माधुरी को फोन दे दिया। आईना गहरी सांस लेकर बोली, माधुरी जी, अगर आप पर्व को ऐसे कभी 1-2 दिन में बाहर ला सकती है तो आई मीन अगर पॉसिबल है। माधुरी गहरी सांस लेकर बोली, पॉसिबल है। सरकार को एक बार इन्फॉर्म कर दूंगी और मैं पर्व को लेकर बाहर आ सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आईना कुछ पल रुककर बोली, एक काम करते हैं, कल ही चलते हैं। कल मैं वहां आऊंगी जहां पर्व रहता है। माधुरी हैरानी से बोली, मिस कपूर, आप वहां पर कैसे आएंगी? सरकार विला में ऐसे ही नहीं आ सकती आप। मतलब? आईना बीच में बोली, कोई नहीं रोकेगा मुझे, डोंट वरी। पर्व को सरप्राइज देना है मुझे और अब आप उसके सामने ही ये बात बोल मत देना। माधुरी धीरे से बोली, ओके। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। माधुरी ने पर्व को देखा जो अपनी क्यूरियस निगाहों से उसे देख रहा था। माधुरी कुछ पल रुककर बोली, क्या हुआ? ऐसा क्यों देख रहे हो मुझे? पर्व जल्दी से बोला, क्या बोला आईना आंटी ने? माधुरी कुछ पल रुककर बोली, उन्होंने जो भी बोला वो तो मैं नहीं बताऊंगी, सरप्राइज है। पर्व आई रोल करते हुए बोला, माधुरी आंटी, आपको पता है ना कि मुझे सरप्राइज नहीं अच्छे लगते। सरप्राइज मतलब डैडी का गुस्सा और मुझे नहीं झेलना उनका गुस्सा। माधुरी उसके सर पर हाथ रखकर बोली, आईना आंटी है ना, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। पर्व धीरे से बोला, आईना आंटी। बोलकर वो मुस्कुरा दिया। एक बच्चे को उम्मीद लग रही थी, उम्मीद ये कि जो प्यार उसे कभी नहीं मिला था वो प्यार उसे मिलने वाला था। जब से वो आईना से मिला था उसकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ आईना का नाम रहता था। कुछ तो रिश्ता था, या कह सकते थे कि किस्मत की साजिश थी जो आने वाले वक्त में बहुत बड़ी साजिश का अंजाम बनने वाली थी। रात का वक्त, आईना इस वक्त विप्लव के साथ हाल में बैठी हुई थी। विप्लव आईना को देखकर बोला, सैटरडे संडे है, कुछ नहीं हो पाएगा 2 दिन तक? आईना गहरी सांस लेकर बोली, कोई बात नहीं, हम 2 दिन तक यहाँ पर रुक जाएंगे, पर 2 दिन तक मैं मेरे बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश तो कर सकती हूँ ना। हॉस्पिटल। बोलकर वो एकदम से रुकी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही आईना की आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आने लगे। 2 लोगों की बातें, किसी का रोना, दर्द से चिल्लाना और एक बच्चे की आवाज। आईना ने एकदम से अपनी आंखें खोली। अब तक उसके माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें आ चुकी थी और विप्लव गौर से उसे देख रहा था। आईना धीरे से बोली, मदर केयर क्लिनिक मैटरनिटी हॉस्पिटल है वो
वहीं पर डिलीवरी हुई थी मेरी और वहीं से सारी चीज़ हुई थी, मतलब मेरा प्रेगनेंसी पीरियड। विप्लव कुछ पल रुककर बोला, ओके, मैं कल ही वहां पर जाऊंगा। आयना गहरी सांस लेकर बोली, हाँ तुम जाना, क्योंकि मुझे पर्व को लेने जाना है, उसे एम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगी मैं। बोलकर वो खड़ी हो गई। विप्लव हैरानी से बोला, आपको नहीं लगता कि आप उस बच्चे के साथ कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है? मैडम, वो बच्चा आपके लिए खतरा बन सकता है। आईनो की, वो छोटा सा बच्चा है, उसकी गलती नहीं है, लेकिन वो पूर्वांश सरकार का। आईना बीच में बोली, रिलैक्स विप्लव, पूर्वांश सरकार बीच में नहीं आएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ पर्व के साथ इन्वॉल्व हो रही हूँ क्योंकि मेरा दिल चाहता है। बोलकर उसने एक नज़र विप्लव को देखा और फिर सीधे अपने बेडरूम में चली आई। आईना बेडरूम में आकर सीधे वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद में वो फ्रेश होकर बाहर आई। वो जैसे ही बेड पर बैठी, ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन बजा। आईना ने एक बार देखा कि उसे अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। वो खुद से बोली, ये कौन है और इतनी रात को अननोन नंबर। कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक कर लिया। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, यू आर लेट मून फेस। ये सुनते ही आईना की आंखें एकदम से फैल गई। वो शख्स जो शायद उसकी जिंदगी का एक काला साया बनने वाला था, वो उसकी जिंदगी में दस्तक इस कदर दे रहा था मानो उसकी जिंदगी से जुड़ा कोई राज खुलने वाला था। एपिसोड 12। आईना इस वक्त अपने अपार्टमेंट में वकील के साथ बैठी हुई थी। वो वकील आईना को देखकर बोला, मिस कपूर, डोंट वरी, आपकी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी। जब आप दोनों 5 साल से अलग थे तो फिर ये पूरी तरीके से इनवैलिड है और बाकी जो पेपर वर्क है वो मैं देख लूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईना राहत की सांस लेकर बोली, ओके थैंक यू, बस अब कोई प्रॉब्लम ना हो और कुछ ऐसा करना कि कोर्ट से रिवाज बिरला को रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर्स मिल जाए ताकि वो मेरे घर के आसपास भी ना भटके। मुझे वो इंसान नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। वकील हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, डोंट वरी मिस कपूर, कल तक ऑर्डर्स मिल जाएंगे और पेपर वर्क में देख लेता हूँ। हाँ कल फ्राइडे है, फिर सैटरडे संडे आ जाएगा, इसलिए 2 दिन तक थोड़ा काम रुक जाएगा, बट रिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पहले आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वकील वहां से जा चुका था और अब आईना काफी ज्यादा रिलैक्स थी क्योंकि उसका आधे से ज्यादा काम खत्म हो चुका था। आईना सीधे अपने बेडरूम में पहुंची और उसने अपने बैग में से अपनी वही सोनोग्राफी निकाली और उसे लेकर बेड पर बैठ गई। वो खुद से बोली, कहाँ से शुरुआत करूं? रिवाज से उम्मीद नहीं है, हॉस्पिटल से शुरू करूं क्या? हो सकता है कि अस्पताल से कुछ ऐसा पता चल जाए, इसके बाद मैं तुम तक पहुंच जाऊं। वो यही सारी चीज सोच रही थी कि तभी उसका फोन बजा। आईना ने देखा कि उसे विप्लव कॉल कर रहा था। उसके कॉल पिक करते ही दूसरे तरफ से विप्लव बोला, मैडम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। आईना धीरे से बोली, प्रॉब्लम क्या हुआ? विप्लव जल्दी से बोला, मुंबई में हमारी जो आईना ब्यूटी की ब्रांच खुलने वाली थी, वो लैंड कल तक तो सब कुछ परफेक्ट था। आज पता चल रहा है कि वहां पर हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल की ब्रांच खुलेगी। ऐसा नहीं हो सकता मैडम, मैंने सब कुछ चेक किया था, पर पता नहीं आज ये सब कुछ कैसे हो रहा है। आईना हैरानी से बोली, हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल, ये नाम लेते हुए उसके दिमाग में कई यादें एक साथ दस्तक दे बैठी। इंटर्नशिप, उसका पहला लैब, उसका पहला लैब कोट, उसका नाम और बहुत कुछ। तभी विप्लव बोला, आप मेरी बात सुन रहे हो? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन आप एक बार प्लीज यहाँ पर आ जाओ प्लीज। आईना जल्दी से बोली, आई एम कमिंग। बोलकर उसने कॉल कट किया और वो तुरंत वहां से निकल गई। थोड़ी देर बाद आईना उसी जगह पर थी जहां पर उसका आईना ब्यूटी खुलने वाला था। वहां पर और भी कई सारे लोग थे। एक तरफ विप्लव खड़ा था और वो किसी से बहस कर रहा था। आईना सीधे उसके पास जाकर बोली, क्या हो रहा है यहाँ पर? विप्लव उसे देखकर बोला, मैडम, ये लोग हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल से हैं। मैंने इन्हें पेपर्स दिखाए तो ये कह रहे कि पेपर्स भी रियल नहीं है, लैंड खरीदा गया है, वी पेड फॉर इट। आईना सीधे उस दूसरे आदमी को देखकर बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? वो आदमी बिना किसी भाव के बोला, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये लैंड और ये जगह पूरी तरीके से हमारी हो चुकी है। मैं मल्हार, मिस्टर पूर्वांश सरकार का असिस्टेंट। आईना धीरे से बोली, पूर्वांश सरकार। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। तभी मल्हार फिर से बोला, अगर आपको कोई भी बात करनी है तो आप हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स जाकर के बाकायदा सरकार से बात कर सकती हैं। आई होप कि वो आपकी बात सुन ले। विप्लव आईना को देखकर बोला, आप नहीं जाओगी? आईना उसे देखकर बोली, मैं जरूर जाऊंगी विप्लव, अपने काम के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तुम यहाँ पर थोड़ी चीज हैंडल करो, आज उस सरकार का हिसाब मैं करके आती हूँ। बोलकर वो तुरंत अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इधर मल्हार ने जैसे ही उसे जाते देखा,
उसने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और वापस विप्लव को अपनी बातों में उलझा लिया। करीब 1 घंटे बाद आयना हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स की बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर थी। वो तुरंत गाड़ी से उतर गई और गौर से उस बिल्डिंग को देखने लगी। ये वो बिल्डिंग नहीं थी जहां वो 6 साल पहले आई थी, वो दूसरी बिल्डिंग हुआ करती थी जो शायद अब नहीं रही थी। आयना खुद से बोली, कभी नहीं सोचा था कि यहाँ वापस आना पड़ेगा, कभी नहीं सोचा था कि इस नाम को वापस अपनी जिंदगी में आते देखना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ? नहीं चाहिए मुझे अतीत की कोई याद। आयना ने खुद को कंट्रोल किया और फिर वो सीधे अंदर बढ़ गई। अंदर आते ही उसकी नज़र एक बार चारों तरफ घूमी। वो इंटीरियर बहुत सिमिलर था। ये सब उसके दिमाग में बुरी तरीके से घूम रहे थे। ना चाहते में भी उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। उसे बहुत नर्वसनेस और पैनिक वाली फीलिंग आ रही थी। आयना रिसेप्शन पर जाकर बोली, आई वॉन्ट टू मीट मिस्टर पूर्वांश सरकार। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर बोली, यू आर आयना कपूर, राइट? आयना गहरी सांस लेकर बोली, यस। कहाँ पर है मिस्टर सरकार? रिसेप्शनिस्ट रुक कर बोली, मैडम आप ऐसे नहीं मिल सकती, अगर अपॉइंटमेंट होगा तो मिल सकती है। और आयना बीच में बोली, लिसन, तुम मुझे जाने दोगी या मैं अपना तरीका इस्तेमाल करूं? उसकी बात सुन रिसेप्शनिस्ट सवालिया नज़र से उसे देखने लगी। वो कुछ कह पाती तभी आयना धीरे से बोली, पागल। बोलकर वो सीधे लिफ्ट की तरफ चली गई। रिसेप्शनिस्ट चिल्लाकर बोली, हेलो मैडम, आप ऐसे नहीं जा सकती। बोलते हुए वो लिफ्ट की तरफ बढ़ी। तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया और आयना ऊपर चली गई। थोड़ी देर बाद आयना 15th फ्लोर पर थी। ये उस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था। आयना लिफ्ट से बाहर आकर बोली, यहाँ तो आ गई, पर ये पूर्वांश सरकार का केबिन कहाँ पर है? बोलते हुए वो आगे बढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र एक जगह जाकर रुक गई। एक बड़ा सा दरवाजा था जिसके ऊपर पूर्वांश सरकार का बोर्ड लगा हुआ था। वो देखते ही आयना को कुछ याद आ गया। फ्लैशबैक। आज हेल्थ एंड हेवन फार्मास्यूटिकल्स में आयना का पहला दिन था। आयना मेडिकल स्टूडेंट थी। उसने स्पेशली मेडिसिन को लेकर पढ़ाई की थी और वो इलाज करने की नहीं, मेडिसिन बनाने के लिए। उसे एज अ इंटर्न इतने बड़े फार्मास्यूटिकल में जॉब मिली थी। उसकी लाइफ की ड्रीम जॉब थी ये। आयना अपना वाइट लैब कोट पहने ऐसे ही वहां घूम रही थी, सब कुछ देख रही थी। तभी एक लड़का उसके पास आकर बोला, हेलो मिस कपूर। आयना उसे देखकर बोली, वेद, डोंट बी फॉर्मल, ओके? वेद मुस्कुराते हुए बोला, थोड़ा सा फॉर्मल होना पड़ता है, वैसे यहाँ क्यों घूम रही हो तुम? आयना मुस्कुराते हुए बोली, बस ऐसे ही, पहली बार आई हूँ और पहला दिन है इसलिए। वेद बीच में बोला, इसीलिए काम पर ध्यान दो, अगर यहाँ के ओनर ने तुम्हें ऐसे घूमते देख लिया ना, तो अगले 1 घंटे के अंदर तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। आयना हैरानी से बोली, क्यों? मतलब ठीक है ना, मैं काम कर रही हूँ, क्या करना है? वेद कुछ पल रुककर बोला, चलो मैं तुम्हें लैब दिखाता हूँ, काम वहाँ से शुरू होगा। बोलकर वो एक तरफ बढ़ गया। आयना उसके पीछे जाने लगी। चलते हुए उसकी नज़र अचानक एक दरवाजे की तरफ गई जिसके ऊपर बोर्ड लगा था, पूर्वांश सरकार। ये देखते ही वो धीरे से बोली, तो ये ओनर का नाम है। बोलकर वो वेद के साथ आगे चली गई। ठीक उसी वक्त केबिन का दरवाजा खुला और पूर्वांश बाहर आया। पूर्वांश की नजरें एक बार वेद के साथ जाती हुई लड़की की तरफ गई। वो धीरे से बोला, न्यू गर्ल, जस्ट होप के काम पर ध्यान दे, न कि सिडक्शन पर। फ्लैशबैक एंड आयना एकदम से होश में आकर बोली, कंट्रोल आयना, कंट्रोल। यहाँ पर आयना ब्यूटी के लिए आई मैं बस, और कुछ नहीं। अपने आप को संभालते हुए आयना सीधे पूर्वांश सरकार के केबिन की तरफ चली गई। वो बिना कोई फॉर्मेलिटी पूरी किए सीधे अंदर आई और चिल्लाकर बोली, मिस्टर पूर्वांश सरकार। बोलते हुए वो सामने देख रही थी, पर उस वक्त केबिन में कोई था ही नहीं। वो खुद से बोली, यहाँ कोई है क्यों नहीं? बोलते हुए उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिया। आयना सीधे पूर्वांश की टेबल के पास आकर रुकी। वो गौर से उस टेबल को देख रही थी जिस पर कई सारी बुक्स रखी हुई थी। एक तरफ फाइल पड़ी हुई थी और एक लैपटॉप था जो कि बंद पड़ा था। आयना ने एक बार लैपटॉप ऑन करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ठीक उसी वक्त किसी ने उसकी कलाई पकड़कर झटके से उसे घुमाया। आयना की नज़र सीधे पूर्वांश की नज़रों से जा मिली। वो हैरानी से उसे देखने लगी, जो इस वक्त उसके बेहद करीब था। पूर्वांश ने आयना की एक कलाई पकड़ी हुई थी और उसका दूसरा हाथ आयना के बगल में टेबल पर था। आयना हैरानी से बोली, मिस्टर सरकार। पूर्वांश उसकी आंखों में देखते हुए बोला, व्हाट डू यू थिंक मून फेस, इतनी अकल नहीं है तुम्हारे अंदर की, बिना किसी की परमिशन के उसके सामान को हाथ नहीं लगाते। वाई यू हैव टू एक्ट लाइक ए फिल्थी वुमन एवरी टाइम? आयना हैरानी से बोली, एक्सक्यूज मी,
लिसन मिस्टर रईसजादे, अगर एक बार तुमने ऐसा शब्द मुझे बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूर्वांश उसके चेहरे के और पास आकर बोला, रियली? तुमसे बुरा कोई नहीं होगा? हु द हेल आर यू? मेरे केबिन में खड़ी हो, मेरी जमीन पर खड़ी हो और मुझे धमकी दे रही हो? अगर यहीं पर तुम्हारा तमाशा बनाकर रख दूं तो? आईना धीरे से बोली, व्हाट द हेल? मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ और बात करके जाऊंगी, ओके? बोलकर उसने पूर्वांश को धक्का देने की कोशिश की, पर पूर्वांश पीछे हट नहीं रहा था। आईना चिल्लाकर बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी। पूर्वांश ने कुछ पल उसे देखा और फिर अगले ही पल उसने आईना की कलाई छोड़ी और 3 कदम पीछे हट गया। आईना चिल्लाकर बोली, क्या चाहिए तुम्हें? क्या करना चाहते हो तुम? उस जगह को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हो? जो जगह मेरी है, मैंने वो लैंड खरीदा है, ओके? वो बिल्डिंग खरीदी है, तुम बीच में नहीं आ सकते। पूर्वांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, तुम मुझसे लीगली बात करने के बजाय मुझसे लड़ने चली आई। बात तो सही है, पैसा आ गया, पर दिमाग भिखारी वाला है। आईना एकदम से उसका कॉलर पकड़कर बोली, लड़ नहीं रही। तभी पूर्वांश ने उसकी दोनों कलाइयां पकड़ते हुए उसकी लोअर बैक से लगा दी। अब उन दोनों का सीना आपस में टकरा रहा था। पूर्वांश ने अपना सर झुकाया हुआ था और वो बिना किसी भाव के आईना को घूर रहा था। आईना को उसकी आंखों की इंटेंसिटी साफ समझ में आ रही थी। वो उससे छूटने की कोशिश कर रही थी और खुद उसकी आंखों में देख रही थी। पूर्वांश धीमी सी आवाज में बोला, एक गलती कर चुकी हो, मेरे गाल को अपने बकवास हाथों से छूकर। अगर और गलतियां करने के बारे में सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बिलीव मी, तुम धमकी देती हो, लेकिन मैं कर सकता हूँ। तुम्हारी लाइफ का विलेन बन जाऊंगा और तुम समझ भी नहीं पाओगी कि क्या हो गया। आईना उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम ऑलरेडी विलन हो मेरी लाइफ के, नहीं अपने खुद की बेटे के लाइफ के। और जो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा ना, यू डिजर्व इट। एक बार नहीं, बार बार बोलूंगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी मारूंगी। आईना कपूर किसी के आगे नहीं झुकती। ये सुनते ही पूर्वांश के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ चुकी थी, जिसे देखते ही आईना की दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थी। शायद उसे कुछ बुरा फील हो रहा था, कुछ अजीब सा जिससे वो दूर भागना चाहती थी। पूर्वांश अचानक से बोला, जिस तरीके से तुम मेरे केबिन में घुसी हो, उस हिसाब से मैं तुम्हें जेल भेज दूं तो कैसा लगेगा मून फेस? आईना कपूर, द ओनर ऑफ आईना ब्यूटी। जेल में? सो सब इज्जत जाएगी स्टॉक मार्केट में, पैसे जाएंगे लॉस में। लॉस कैसे झेलोगी मून फेस? एक मिनट, फिर से भीख मांगने पर तो नहीं आओगी? उसकी बातें सुन आईना हैरानी से उसे देखने लगी। वो कुछ कह पाती कि तभी पूर्वांश ने झटके से उसे छोड़ा। आईना सीधे टेबल से टकरा गई। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, पूर्वांश सरकार का गिरेबान पकड़ना, उसे थप्पड़ मारना, उसे छूना, तुमने वो हर काम किया है जो नहीं करना चाहिए था। सो मून फेस, अपनी जिंदगी में खतरे को तुमने ऐसे इन्वाइट किया है कि जब तक खतरा तुम्हें खुद बर्बाद ना कर दे तब तक जाएगा नहीं। आईना हैरानी से अपनी जगह पर खड़ी उसे देख रही थी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अब वो पूर्वांश सरकार से बचे तो बचे कैसे। जिस हिसाब की बातें वो कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बस कहानी तो अभी शुरू हुई थी। शुरुआत ऐसी हुई थी कि शुरुआत में ही दर्द था, पुरानी यादें दस्तक दे रही थी और नई यादें बनने को तैयार थी। वो खेलने वाला था उसकी जिंदगी से, किसी खिलौने की तरह, और वो बिखरने वाली थी उसके हाथों किसी रेत की तरह। एपिसोड 13, सरकार विला। फोन बजने की आवाज सुन पूर्वांश की नज़र सीधे अपने स्टडी टेबल की तरफ चली गई। इधर आईना ने एकदम से अपने फोन की तरफ देखा, जिस पर रिवाज बिरला का नाम फ्लैश हो रहा था। आईना मन में बोली, व्हाट द फज, इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका ले रखा है क्या? अगर इस पूर्वांश सरकार ने मुझे पकड़ा तो पक्का मेरा खून कर देगा। आईना ने एकदम से अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो घबरा गई थी और इस घबराहट में उसने फोन साइलेंट करने की जगह स्विच ऑफ कर दिया। आईना को महसूस हो रहा था कि पूर्वांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वो महसूस होते ही उसने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो अपनी सांसों की आवाज भी पूर्वांश तक नहीं पहुंचने देने वाली थी। इधर पूर्वांश स्टडी टेबल के सामने आकर रुका। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन फिर से बजा। पूर्वांश ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से मल्हार बोला, सरकार मुझे आपसे एक और बात करनी थी। पूर्वांश कुछ पल रुक कर बोला, सुन रहा हूं मैं। बोलकर वो तुरंत वहां से जाने के लिए वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद जब आईना को कोई आवाज नहीं आई किसी के बोलने की, तब उसने हल्का सा कर्टन हटाकर सामने देखा। बेडरूम खाली था, वहां कोई नहीं था। आईना धीरे से बोली, ये पूर्वांश सरकार पागल है क्या?
इसे फोन बजने की आवाज आई और इसने एक बार पर्दा हटाकर देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर है कौन। इसे बेवकूफ़ी बोलेंगे या फिर लापरवाही, पता नहीं क्या बोलकर उसने पर्दा हटाया और सीधे कमरे के बीचों बीच चली आई। आईना खुद से बोली, फाइल। वो फाइल निकल गई मेरे दिमाग से, बोलकर उसने वापस स्टडी टेबल की तरफ देखा, पर अब वहां पर कोई फाइल थी ही नहीं। आईना कंफ्यूजन से बोली, फाइल गायब हो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, जिसका कमरा उसने गायब कर दी। ये सुनते ही आईना की आंखें एकदम से फैल गई। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं की। कह सकते थे कि वो पूर्वांश को देखना अवॉइड करना चाहती थी। इधर पूर्वांश ने अपना फोन बेड पर फेंका और आईना की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, हाउ स्टूपिड यू आर मून फेस। कि तुम्हें ये लगा कि फोन बजने की आवाज आएगी और मैं फिर भी उस आवाज को इग्नोर करके कहीं भी चला जाऊंगा। वो अपने सामने वाले को काफी ज्यादा बेवकूफ समझने की गलती की है तुमने। बोलते हुए वो उसके पीछे आकर रुक गया। आईना अभी भी वैसे ही खड़ी थी और वो स्टडी टेबल की तरफ देख रही थी। तभी पूर्वांश ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे झटके से अपनी तरफ घुमाया। आईना सीधे उसके सीने से टकराए और चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल। पूर्वांश उससे भी ऊंची आवाज में बोला, एग्जैक्टली व्हाट द हेल। क्या सोचकर तुम मेरे घर में मेरे कमरे में हो? तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह चाहिए मुझे मून फेस। अब वजह तुम अपने मुंह से निकालो, वरना मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा। आईना उसे देखकर बोली, लिसन मिस्टर पूर्वांश सरकार, मैं पर्व के कमरे में जा रही थी और गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। पूर्वांश ने कुछ पल आईना के चेहरे को देखा और फिर उसने आईना को छोड़ा और हल्का सा पीछे हट गया। आईना सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। पूर्वांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, यू आर इन लिटिल लो लाइफ। तुम्हें इतनी मैनर्स तो ऑफ कोर्स होगी नहीं कि किसी के कमरे में जाकर कहीं भी नहीं देखना चाहिए, बट तुम तो उसके कमरे में खुशी से चली आई। व्हाट इफ मैं तुम्हें जाने ना दूं? आईना उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मैं गलती से आई थी और अब मर्जी से जा रही हूँ। बोलते हुए उसने अपने कदम सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। आईना मुश्किल से 4 कदम आगे बढ़ी थी कि तभी पूर्वांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। आईना सीधे उसके सीने से टकरा गई और वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। पूर्वांश उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बेशर्मी में कौन सी हद पार की है तुमने, मून फेस। जो तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई, या फिर तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि तुम पूर्वांश सरकार के कमरे में आ चुकी हो और अब बिना उसकी इजाजत के कमरे से निकल भी रही हो। इतना आसान है क्या निकलना? आईना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर सरकार, मैंने बोला ना कि मैं पर्व के कमरे में जा रही थी, गलती से यहाँ पर आ गई। पूर्वांश सार्कास्टिकली बोला, रियली मून फेस, तुम गलती से यहाँ पर आई और गलती से पर्दे के पीछे छुप गई। इंसान छुपता तब है जब उसके मन में खोट हो। ये सुनते ही आईना ने हिलना डुलना बंद कर दिया और वो पूर्वांश की आंखों में देखने लगी। पूर्वांश हल्का सा उसके चेहरे पर झुका, इतना कि उन दोनों की सांस आपस में मिलने लगी थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हारे मन में खोट था मून फेस, राइट? तभी तो तुमने खुद को छुपाने की कोशिश की। आईना धीरे से बोली, हर बार छुपने का मतलब मन में खोट होना नहीं होता है मिस्टर सरकार। कभी कभी मजबूरियों और कभी कभी हालातों से बचने की कोशिश छुपने पर मजबूर करती है। पूर्वांश उसे ताना मारते हुए बोला, कमजोर? कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है फिर ये। एंड एक्चुअली मैं सोच सकता हूँ कि तुम पैथेटिक हो, बिकॉज यू आर ए फिल्थी वुमेन। अपनी बात बोलकर पूर्वांश ने झटके से आईना का हाथ छोड़ दिया। आईना 2 कदम पीछे हटते हुए उसने अपनी कलाई की तरफ देखा, जो हल्की लाल पड़ चुकी थी। वो एकदम से पूर्वांश को देखकर बोली, मिस्टर सरकार, तुम्हें लड़कियों के साथ बिहेव करने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। जिस हिसाब से बदतमीज इंसान तुम हो ना, कभी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी नहीं मिलेगी तुम्हें अपनी लाइफ में। पूर्वांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, ये तो बहुत खास बात हो गई मिस आईना कपूर। डॉट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, पूर्वांश सरकार किसी भी लड़की को अपने लायक नहीं समझता। कोई भी लड़की इस काबिल नहीं है कि वो पूर्वांश सरकार के साथ कंपेटेबल हो सके। आईना धीरे से बोली, सो मच सेल्फ ऑब्सेस्ड। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, आई लव माई सेल्फ मोर देन एनीथिंग। और अब तुम? बोलकर वो रुका और उसने आईना को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें ऐसी थी कि आईना ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे पता नहीं क्यों एक पल में ही बहुत अजीब सी फीलिंग आ गई। पूर्वांश उसके ऊपर से अपनी नज़र हटाकर बोला, डोंट रिएक्ट लाइक दिस मून फेस। तुम्हारी शक्ल बेहद खास हो सकती है, नज़र टिक जाए ऐसी हो सकती है।
लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बॉडी वेरी मच। आयना धीरे से बोली, तो फिर जीतने पर एक रात क्यों मांगी? पूर्वांश अपने पियानो की तरफ बढ़ते हुए बोला, वो तुम्हारी गलतफहमी है मूनफेस, कि एक रात का मतलब सिर्फ और सिर्फ बिस्तर तक सीमित ही होता है। एक रात में कई यादें बन सकती है और एक रात में कई जिंदगियां खत्म हो सकती है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बिस्तर को एक रात की कहानी बनाती हो या फिर किसी और चीज को। आयना मन में बोली, इस इंसान की बातें कितनी अजीब है। मुझे यहाँ से निकलना है, पर्व को लेकर जाना है, क्या करूँ, कैसे निकलूं? तभी पूर्वांश उसे देखकर बोला, निकल सकती हो तुम। पूर्वांश सरकार एक मौका सबको देता है, पर दूसरी बार में मौका मांगने के लायक भी नहीं छोड़ता। तो निकलो, जिसके साथ जो करना है करो, और हाँ, अगली बार मेरे घर में घुसने से पहले ये सोच लेना कि पूर्वांश सरकार से सामना हुआ तो बच नहीं पाओगी, ओके? आयना कुछ पल रुककर बोली, व्हाटएवर बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही पूर्वांश के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। वो वही पियानो के सामने चेयर पर बैठ गया और गौर से उस पियानो को देखने लगा। वो रॉयल ब्लू कलर का पियानो उसके ब्लैक थीम कमरे में सबसे अलग नजर आता था। पूर्वांश पियानो पर अपनी उंगलियां घूमते हुए बोला, एक रात से कहानी शुरू भी हो जाती है, एक रात में कहानी खत्म भी हो जाती है, एक रात से किस्से उखड़ भी जाते हैं और एक रात में जिंदगियां बदल भी जाती है। क्या कहानी होती है उस रात की, वो क्या जाने, और क्या कहानी होगी उसकी जिंदगी की, वो भला कैसे जाने। इधर आयना बाहर आते खुद से बोली, थैंक गॉड बच गई मैं। बोलते हुए उसने जल्दी से अपना फोन ऑन किया और देखा कि रिवाज के करीब 5 से 6 मिस कॉल आए थे। वो खुद से बोली, मुझे बात नहीं करनी। बोलकर वो सीधे आगे बढ़ गई। कॉरिडोर के सबसे लास्ट तक पहुंचते ही उसकी नज़र सीधे एक कमरे की तरफ गई, जिस कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर पर्व सरकार लिखा हुआ था। आयना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा आइडिया है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाजे पर ही नाम दिख जाएगा। बोलकर उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चली आई। अंदर आते ही आयना चारों तरफ देखने लगी। वो कमरा देखने में कहीं से भी किसी बच्चे का नहीं लग रहा था। काफी नॉर्मल सा कमरा था, डार्क ग्रीन और वाइट थीम पर। आयना धीरे से बोली, बच्चों के कमरे की वाइब ही नहीं है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आयना आंटी। ये सुनते ही आयना की नज़र पर्व की तरफ चली गई, जो कि इस वक्त वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा था। आयना घुटने के बल बैठकर बोली, हेलो बेबी। पर्व जल्दी से उसके पास आया और वो सीधे आयना के सीने से लग गया। उसके ऐसा करते ही आयना की दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थी। पर्व ने उसे कसकर पकड़ हुआ था। वही आयना के दोनों हाथ अभी भी हवा में थे। पर्व वैसे ही बोला, आपको पता, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मुझे लग रहा था कि आप आओगी नहीं, पर आप आ गई, वरना आपको पता है मेरा दिल टूट जाता, मेरा विश्वास टूट जाता और मैं आप पर कभी ट्रस्ट नहीं करता। आयना एकदम से होश में आकर बोली, बेटा, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली तुमने? बोलते हुए उसने पर्व को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगी। पर्व मुस्कुराते हुए बोला, डैड के मुंह से सुना है बहुत बार, ऐसी बातें वही बोलते हैं, मैंने बस दूर से सुना, क्योंकि पास जाऊंगा तो वो मुझे ऐसे घूर कर देखेंगे कि जैसे मैंने उनकी फाइल चुरा ली। ये बात पर्व ने ऐसे बोली थी कि ना चाहते हुए भी आयना को हंसी आ गई। वो पर्व के गाल पर किस करके बोली, कितने प्यारे से हो तुम, छोटे से क्यूट से। पर्व मुंह बनाते हुए बोला, मैं छोटा नहीं हूँ। आयना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, आप छोटे नहीं हैं तो आप कितने बड़े हैं? पर्व उसे देखकर बोला, आयना आंटी, मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे डैड को मैं बिल्कुल नहीं पसंद हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे पता है कि आई एम ऑफन। आयना हैरानी से बोली, पर्व क्या बोल रहे हो, यू आर नॉट ऑफन। तुम्हारे फादर है तुम्हारे पास, ऐसे नहीं बोलते। पर्व उसे देखकर बोला, बट उन्होंने माधुरी आंटी को बोला था कि उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं उनका बेटा हूं तो उन्हें मुझसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? उसके सवाल का आयना के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप पर्व को देख रही थी। तभी पर्व एकदम से मुस्कुरा कर बोला, अच्छा आप मुझे एम्यूजमेंट पार्क लेकर जाओगी ना? आयना धीरे से बोली, ऑफ कोर्स, इसलिए तो आपके घर पर आई हूँ मैं आपको लेने। हम साथ में चलेंगे, सिर्फ आप और मैं। पर्व जल्दी से बोला, सच्ची, मैं रेडी होकर आता हूँ। मैं क्या पहनूं? बोलकर उसने आयना का हाथ पकड़ लिया। आयना खड़ी हुई और उसके खड़े होते ही पर्व उसे सीधे वॉक इन क्लोजेट में लेकर गया। उसके कमरे में भी एक बड़ा सा वॉक इन क्लोजेट था। आयना एक नज़र पर्व को देखकर बोली, आपके ऊपर ना वाइट कलर बहुत अच्छा लगेगा। पर्व जल्दी से बोला, अगर आपको पसंद है तो मैं पहन लूंगा।
उसने एक वाइट कलर की शर्ट और पैंट पर्व को दे दी। अपने कपड़े लेकर पर्व सीधे वॉशरूम चला गया। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था आयना के साथ बाहर जाने के लिए। इधर आयना बाहर आई और वो सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। वो चारों तरफ देख रही थी। वहां पर पर्व के कुछ सर्टिफिकेट रखे हुए थे, स्टेज स्पीच कंपटीशन के। आयना गहरी सांस लेकर बोली, स्पीच में बहुत इंटरेस्ट है। आई कैन सी। बोलते हुए उसकी नज़र एकदम से टेबल पर रखी हुई एक फोटो पर चली गई। वो एक लड़की की फोटो थी जो मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रही थी और उसने एक बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ था। आयना उसे फोटो को देख रही थी। तभी माधुरी वहां पर आकर बोली, मिस कपूर पर्व कहाँ पर है? आयना उसे देखकर बोली, कपड़े चेंज करने के लिए गया है, मैं बस अभी उसके पास आई थी। ये बच्चा पर्व है ना? और उसके साथ कौन है? माधुरी एक नज़र उसे फोटो को देखकर बोली, पर्व की माँ। एपिसोड 14। एम्यूजमेंट पार्क में। आयना पर्व को लेकर के एम्यूजमेंट पार्क में आई थी और आज पहली बार पर्व ने इतना ज्यादा एंजॉय किया था। इस वक्त वो दोनों एक झूले के सामने बेंच पर बैठे हुए थे। पर्व ने कसकर आयना का हाथ पकड़ा हुआ था क्योंकि वो पहली बार ऐसे झूला झूल रहा था। आयना उसे देखकर बोली, कैसा लग रहा है? पर्व मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा आंटी। आपको पता है मैं पहली बार ऐसे एंजॉय कर रहा हूँ। ये सुनते ही आयना कुछ सोचने लगी। तभी पर्व उसके सामने खड़ा होकर बोला, आप मुझे हमेशा अपने साथ ऐसे लेकर आओगी ना? सिर्फ आप और मैं, माधुरी आंटी भी नहीं। आयना उसे देखते हुए बोली, क्यों? माधुरी आंटी क्यों नहीं? पर्व कुछ पल रुक कर बोला, पता नहीं, मुझे बस आपके साथ टाइम स्पेंड करने का मन किया। आयना उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, ओके बेबी, आपकी आयना आंटी और आप, मतलब हम दोनों आएंगे और एंजॉय करेंगे। बोलकर उसने पर्व के फोरहेड पर किस कर लिया। तभी पर्व वहां से सीधे एक स्टॉल की तरफ चला गया जहां पर कुछ खाने पीने की चीज मिल रही थी। आयना उसे देख रही थी। उसके दिमाग में माधुरी की बात घूम रही थी। वहां से निकलने से पहले माधुरी ने कहा था कि पर्व की माँ थी वो लड़की। इसका मतलब वो पूर्वांश की वाइफ थी। आयना धीरे से बोली, तो अब कहाँ पर है वो? समझ में नहीं आया, माधुरी ने मुझे पूरी बात क्यों नहीं बताई? और सबसे बड़ी बात, इस पूर्वांश सरकार जैसे इंसान से कोई शादी कैसे कर सकता है? वो तो कहता है कि कोई लड़की मेरे काबिल नहीं है। ऐसी सोच रखने वाला किसी से शादी करके उसके साथ बच्चा कैसे कर सकता है? थोड़ी देर बाद वो खुद से बोली, मैं क्यों सोच रही हूँ इतना? सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। हो सकता है कि अपनी बीवी के जाने के बाद बेचारे का दिल टूट गया, पर लगता तो नहीं है कि दिल टूटा आशिक है। तभी पर्व उसके पास वापस आकर बोला, आंटी चलो मेरे साथ। बोलकर उसने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधे वापस उस स्टॉल की तरफ ले गया। इसके बाद आयना सब कुछ भूलकर पर्व के साथ एंजॉय करने लगी। रात के करीब 8 बजे उसने अपनी गाड़ी सरकार विला के सामने रोकी। पर्व ने उसे देखकर बोला, आप मुझसे बात करोगी ना? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगी? आयना उसे देखकर बोली, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको छोड़कर जाऊंगी? पर्व उसे देखते हुए बोला, वेरी सिंपल, डैडी मुझे देखते भी नहीं, मुझसे बात नहीं करते, मैंने कभी भी उनसे बात नहीं की, और कोई है नहीं मेरे पास, सिर्फ माधुरी आंटी है जो मेरा ख्याल रखती है, पर मुझे फीलिंग नहीं आती वो वाली। आयना धीरे से बोली, कौन सी? पर्व कुछ पल रुक कर बोला, फैमिली वाली। उसकी बात सुन आयना की बोलती बंद हो चुकी थी। एक छोटा सा बच्चा इतना मेच्योर था कि वो उसमें अपनी फैमिली वाली फीलिंग देख रहा था। कहाँ उसकी उम्र के बच्चों को ढंग से फैमिली का मतलब नहीं पता होता, वो बस अपने में ही रहते हैं। पर पर्व अलग था, एक्चुअली बहुत अलग था। आयना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आपसे बात करूंगी। अब हम कल सुबह कॉल पर बात करेंगे, अभी आप जाओ, ओके, गुड नाइट। पर्व एकदम से मुस्कुरा कर बोला, ओके आयना आंटी, गुड नाइट। बोलकर वो गाड़ी से उतरा और तुरंत अंदर चला गया। आयना उसे जाते हुए देख रही थी। अचानक उसे ऐसा फील हुआ कि कोई उसे देख रहा था। उसने एकदम से सर उठाकर एक विंडो की तरफ देखा जहां पर पूर्वांश खड़ा था और वो अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले उसे देख रहा था। आयना मन में बोली, पता नहीं क्यों, पर क्यूरियोसिटी हो रही है तुम्हारी बीवी के बारे में जानने की। पूर्वांश के दिमाग में क्या चल रहा था? वो बस आयना के चेहरे की तरफ देख रहा था। तभी आयना ने बस मुंह चलाते हुए बदतमीज बोला और उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसकी इस हरकत पर पूर्वांश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान तैर गई। अगला दिन आयना इस वक्त अपने अपार्टमेंट में आराम से बैठी हुई थी। उसके सामने वो फाइल रखी हुई थी और वो खुली पड़ी थी जिसमें उसके बच्चे का जेंडर था, साथ ही उसका बर्थ टाइम सब कुछ था। आयना खुद से बोली,
तुम्हारे बारे में इतना तो पता चला मुझे, अब कभी ना कभी तुम भी मुझे मिल जाओगे। बोलकर वो एकदम से मुस्कुरा दी। तभी उसकी नज़रें बच्चे के फादर वाले क्षेत्र में गई, जहां पर रिवाज बिरला लिखा हुआ था। ये देखते ही वो मुस्कुराहट जो अभी उसके होठों पर आई थी, वो तुरंत गायब हो गई। वो नाम देखते हुए आयना कहीं खो गई। फ्लैशबैक। इस वक्त आयना का 7वां महीना चल रहा था और उसके बच्चे ने किक करना शुरू कर दिया था। फिलहाल आयना अपने कमरे में बैठी हुई थी। बाहर बारिश हो रही थी और ये रात का वक्त था, और ये कमरा रिवाज का कमरा था, जिस कमरे में उनकी शादी की कई सारी फोटोज लगी हुई थी। आयना अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, थोड़ा इंतजार और फिर आप मेरे सामने होगे, तब मैं देखूंगी कि आपकी लातें कितनी चलती है। पूरे दिन मम्मा को परेशान करते रहते हो। आयना अपने बच्चे से बातें कर रही थी, तभी उसकी नज़र सीधे दरवाजे की तरफ चली गई। दरवाजे पर रिवाज खड़ा था, जो कि पूरी तरीके से भीगा हुआ था। आयना खड़ी होकर बोली, ये क्या हालत बनाकर रखी है तुमने अपनी। रिवाज उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, वो एक्चुअली तुमने बोला था ना कि तुम्हें भुट्टे खाने थे, तो मैं आते वक्त वही ला रहा था और इसी चक्कर में भीग गया। आयना एकदम से मुस्कुराकर बोली, रिवाज तुम पागल हो क्या। रिवाज मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे लिए ये पकड़ो अपने भुट्टे, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, बाहर बारिश बहुत तेज हो चुकी है। बोलकर उसने आयना को भुट्टे पकड़ाया और वो तुरंत वॉशरूम चला गया। आयना आराम से बेड पर बैठी और वो आराम से अपने भुट्टे खाने लगी। उसे प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा भुट्टे की क्रेविंग होती थी। थोड़ी देर बाद रिवाज वॉशरूम से बाहर आया और वो आयना के पास बैठकर बोला, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई तुम्हें पूरे दिन। आयना उसे देखकर बोली, मोहिनी आंटी, उनके थोड़े बहुत ताने सुने बस, उसके अलावा सब कुछ सही था। रिवाज गहरी सांस लेकर बोला, मॉम को मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती। तभी आयना एक्साइटमेंट से बोली, तुम्हें पता है, मेरा बेबी ना पूरे दिन किक मारता रहता है, उसे ना सबसे ज्यादा जल्दी है इस दुनिया में आने की। ये सुनते ही रिवाज ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी, पर यह चीज आयना कहाँ नोटिस करने वाली थी। वो तो अपनी खुशी रिवाज के साथ शेयर कर रही थी। थोड़ी देर बाद रिवाज अचानक से बोला, बच्चे के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम हमारे बारे में बात करें। आयना उसे देखकर बोली, क्या बात करनी है हमारे बारे में। तुम ये बताओ कि लड़का होगा या लड़की। रिवाज गहरी सांस लेकर बोला, जो भी होगा तो बच्चा ही। आयना उसे देखकर बोली, अरे पर लड़का या लड़की कुछ तो सोचो, तुम्हें कुछ फीलिंग आती है। रिवाज ने कुछ पल आयना के चेहरे को देखा और एकदम से खड़ा होकर बोला, आयना मुझे अभी याद आया, एक मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग है, वो अटेंड करके आता हूँ, तुम सो जाना, ओके। बोलकर उसने अपना फोन उठाया और वो तुरंत वहां से निकल गया। आयना खुद से बोली, अजीब इंसान है। फ्लैशबैक एंड। आयना गहरी सांस लेकर बोली, काश उस वक्त समझ में आ गया होता कि तुम्हें तो मेरे बच्चे से कभी कोई मतलब था ही नहीं। अगर समझ में आ गया होता तो फिर मेरा बेबी मुझसे कभी दूर ही नहीं होता। बोलकर उसने एकदम से फाइल बंद कर दी। इधर रिवाज गुस्से में अपनी गाड़ी ऐसे ही रोड पर दौड़ाए जा रहा था। कल उसने आयना को इतने कॉल किए थे, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया था और आज उसने रिवाज को ब्लॉक कर दिया था। रिवाज का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। उसने एकदम से गाड़ी रोकी और खुद से बोला, क्या चाहती हो तुम आयना, क्या चाहिए तुम्हें। आई थॉट हर किसी को लाइफ में प्यार चाहिए होता है, मैं तुम्हें प्यार दे रहा था, तुम पर जान छिड़कता था, छिड़कता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें मेरा प्यार नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने उस बच्चों से मतलब है, जो पता नहीं किसका है, तुम्हें खुद नहीं पता। रिवाज बिना किसी भाव के सामने देख रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसकी नज़र एकदम से अपने फोन की तरफ चली गई। उसने जल्दी से कॉल पिक किया। दूसरी तरफ की बात सुनकर रिवाज बिना किसी भाव के बोला, वो मैं देख लूंगा, आपको बीच में परेशान होने की जरूरत नहीं है, आयना को संभालने का काम मेरा है, यू कैन रिलैक्स। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रिवाज ने कुछ पल अपने फोन की तरफ देखा और उसने कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपनी शादी वाला दिन याद था। फ्लैशबैक। रिवाज और आयना की शादी हो चुकी थी। इस वक्त आयना रिवाज के कमरे में थी। इधर रिवाज अपने स्टडी रूम में कुछ चेक करने आया था, पर जो वो ढूंढ रहा था वो उसे मिल नहीं रहा था। तभी एक आवाज आई, ये ढूंढ रहे हो। रिवाज ने एकदम से मुड़कर सामने अभिषेक को देखा, जिसके हाथ में आयना की मेडिकल रिपोर्ट थी। रिवाज हैरानी से बोला, डैडी आपको कहाँ से मिला, मतलब ये। अभिषेक बीच में बोला, जवाब चाहिए मुझे रिवाज, क्या है तुम्हारे और आयना के बीच ये सब कुछ कब। मैंने कभी तुम्हें ये तो नहीं बोला कि, मतलब। इतना बोलते ही वो रुक गए। अभिषेक को समझ में नहीं आता कि आखिर वो बोले तो बोले क्या। रिवाज गहरी सांस लेकर बोला, डैड प्लीज।
फाइल मुझे वापस दीजिए, अगर ये फाइल मॉम के हाथ लग गई तो फिर वो बवाल मचा कर रख देंगी। अभिषेक कुछ पल रुक कर बोले, बच्चा तुम दोनों का अगर मोहिनी को पता चलेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो शांत हो जाएगी, लेकिन मुझे शक है उसकी प्रेगनेंसी को जितना वक्त हो चुका है उतना ही वक्त तुम दोनों को मिले हुआ है, मिलते ही तो नहीं हो सकता ना। कुछ छुपा रहे हो तुम मुझसे? अभिषेक का सवाल सुन रिवाज बिल्कुल शांत हो चुका था। वही रिवाज की आंखों से ही अभिषेक को उसके सवाल का जवाब मिल चुके थे। वो हैरानी से बोले, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? किसी और का बच्चा रिवाज? तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया? सब कुछ जानने के बाद भी शादी की तुमने, या फिर आयना ने तुम्हें बेवकूफ? रिवाज बीच में बोला, उसने मुझे बेवकूफ नहीं बनाया है डैड, एक रात पहले सब कुछ बता चुकी है मुझे और सब कुछ जानने के बाद मैंने शादी की, और रही बात इस बच्चे की तो मैं इसे हैंडल कर लूंगा। अभिषेक गुस्से में बोला, कैसे हैंडल कर लोगे तुम? रिवाज दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, डैड ये मेरा पर्सनल मैटर है, बीच में आने की जरूरत नहीं है। अभिषेक उसे देखकर बोले, रिवाज ये घर का मैटर है, एक आने वाली जिंदगी का मैटर है, तुम मेरी बात का जवाब दो। रिवाज एकदम से उनकी तरफ मुड़कर बोला, बच्चे को आयना से हमेशा के लिए अलग कर दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है उस बच्चे से, मरा हुआ साबित कर दूंगा, कुछ भी कर दूंगा उसके साथ, लेकिन उसे अपनी और आयना की जिंदगी से दूर कर दूंगा बस। फ्लैशबैक एंड रिवाज एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोला, कर दिया मैंने दूर, पर इसके बावजूद मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। बोलकर उसने स्टीयरिंग व्हील पर एक मुक्का मारा और वापस अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर विप्लव भी आयना के साथ अपार्टमेंट में था और वो इस वक्त स्टडी रूम में था। तभी आयना वहां पर आकर बोली, सुबह से यहाँ पर लगे पड़े हो तुम, व्हाट हैपन? विप्लव उसे देखकर बोला, आपको आपके बच्चे से मिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ पता चला है मुझे? आयना कंफ्यूजन से बोली, क्या? विप्लव गहरी सांस लेकर बोला, सीसीटीवी फुटेज मिली है हॉस्पिटल की, ये मैंने खुद निकलवाई है, क्योंकि मुझे शक हो रहा था। उसकी बात सुन आयना हैरानी से उसे देखने। एपिसोड 15। फोन बजने की आवाज सुन पूर्वांश की नज़र सीधे अपने स्टडी टेबल की तरफ चली गई। इधर आयना ने एकदम से अपने फोन की तरफ देखा, जिस पर रिवाज बिरला का नाम फ्लैश हो रहा था। आयना मन में बोली, व्हाट द फज, इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद करने का ठेका ले रखा है क्या? अगर इस पूर्वांश सरकार ने मुझे पकड़ा तो पक्का मेरा खून कर देगा। आयना ने एकदम से अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। वो घबरा गई थी और इस घबराहट में उसने फोन साइलेंट करने की जगह स्विच ऑफ कर दिया। आयना को महसूस हो रहा था कि पूर्वांश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। वो महसूस होते ही उसने एकदम से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो अपनी सांसों की आवाज भी पूर्वांश तक नहीं पहुंचने देने वाली थी। इधर पूर्वांश स्टडी टेबल के सामने आकर रुका। वो कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन फिर से बजा। पूर्वांश ने जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से मल्हार बोला, सरकार मुझे आपसे एक और बात करनी थी। पूर्वांश कुछ पल रुक कर बोला, सुन रहा हूं मैं। बोलकर वो तुरंत वहां से जाने के लिए वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद जब आयना को कोई आवाज नहीं आई किसी के बोलने की, तब उसने हल्का सा कर्टन हटाकर सामने देखा। बेडरूम खाली था, वहां कोई नहीं था। आयना धीरे से बोली, ये पूर्वांश सरकार पागल है क्या? इसे फोन बजने की आवाज आई और इसने एक बार पर्दा हटाकर देखने की कोशिश नहीं की कि आखिर है कौन। इसे बेवकूफ़ी बोलेंगे या फिर लापरवाही, पता नहीं क्या। बोलकर उसने पर्दा हटाया और सीधे कमरे के बीचों बीच चली आई। आयना खुद से बोली, फाइल, वो फाइल निकल गई मेरे दिमाग से। बोलकर उसने वापस स्टडी टेबल की तरफ देखा, पर अब वहां पर कोई फाइल थी ही नहीं। आयना कंफ्यूजन से बोली, फाइल गायब हो गई। तभी पीछे से एक आवाज आई, जिसका कमरा उसने गायब कर दी। ये सुनते ही आयना की आंखें एकदम से फैल गई। उसने पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं की। कह सकते थे कि वो पूर्वांश को देखना अवॉइड करना चाहती थी। इधर पूर्वांश ने अपना फोन बैग पर फेंका और आयना की तरफ अपने कदम बढ़ाकर बोला, हाउ स्टूपिड यू आर मून फेस, कि तुम्हें ये लगा कि फोन बजने की आवाज आएगी और मैं फिर भी उस आवाज को इग्नोर करके कहीं भी चला जाऊंगा? वो अपने सामने वाले को काफी ज्यादा बेवकूफ समझने की गलती की है तुमने। बोलते हुए वो उसके पीछे आकर रुक गया। आयना अभी भी वैसे ही खड़ी थी और वो स्टडी टेबल की तरफ देख रही थी। तभी पूर्वांश ने उसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे झटके से अपनी तरफ घुमाया। आयना सीधे उसके सीने से टकराए और चिल्लाकर बोली, व्हाट द हेल। पूर्वांश उससे भी ऊंची आवाज में बोला, एग्जैक्टली व्हाट द हेल, क्या सोचकर तुम मेरे घर में, मेरे कमरे में हो? तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह चाहिए मुझे मून फेस। अब वजह तुम अपने मुंह से निकालो, वरना मैं दूसरा तरीका यूज करूंगा।
आईना उसे देखकर बोली, लिसन मिस्टर पूर्वांश सरकार, मैं पर्व के कमरे में जा रही थी और गलती से तुम्हारे कमरे में आ गई। पूर्वांश ने कुछ पल आईना के चेहरे को देखा और फिर उसने आईना को छोड़ा और हल्का सा पीछे हट गया। आईना सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। पूर्वांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, यू आर इन लिटिल लो लाइफ, तुम्हें इतनी मैनर्स तो ऑफ कोर्स होगी नहीं कि किसी के कमरे में जाकर कहीं भी नहीं देखना चाहिए, बट तुम तो उसके कमरे में खुशी से चली आई। व्हाट इफ मैं तुम्हें जाने ना दूं? आईना उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, मैं गलती से आई थी और अब मर्जी से जा रही हूँ। बोलते हुए उसने अपने कदम सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा दिए। आईना मुश्किल से 4 कदम आगे बढ़ी थी कि तभी पूर्वांश ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ खींचा। आईना सीधे उसके सीने से टकरा गई और वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। पूर्वांश उसकी कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, बेशर्मी में कौन सी हद पार की है तुमने, मून फेस? जो तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं आई, या फिर तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि तुम पूर्वांश सरकार के कमरे में आ चुकी हो और अब बिना उसकी इजाजत के कमरे से निकल भी रही हो? इतना आसान है क्या निकलना? आईना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर सरकार, मैंने बोला ना कि मैं पर्व के कमरे में जा रही थी, गलती से यहाँ पर आ गई। पूर्वांश सार्कास्टिकली बोला, रियली मून फेस, तुम गलती से यहाँ पर आई और गलती से पर्दे के पीछे छुप गई। इंसान छुपता तब है जब उसके मन में खोट हो। ये सुनते ही आईना ने हिलना डुलना बंद कर दिया और वो पूर्वांश की आंखों में देखने लगी। पूर्वांश हल्का सा उसके चेहरे पर झुका, इतना कि उन दोनों की सांस आपस में मिलने लगी थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तो तुम्हारे मन में खोट था मून फेस, राइट? तभी तो तुमने खुद को छुपाने की कोशिश की। आईना धीरे से बोली, हर बार छुपने का मतलब मन में खोट होना नहीं होता है मिस्टर सरकार। कभी कभी मजबूरियों और कभी कभी हालातों से बचने की कोशिश छुपने पर मजबूर करती है। पूर्वांश उसे ताना मारते हुए बोला, कमजोरी की सबसे बड़ी निशानी है फिर ये, एंड एक्चुअली मैं सोच सकता हूँ कि तुम पैथेटिक हो बिकॉज यू आर ए फिल्थी वुमेन। अपनी बात बोलकर पूर्वांश ने झटकी से आईना का हाथ छोड़ दिया। आईना 2 कदम पीछे हटते हुए उसने अपनी कलाई की तरफ देखा जो हल्की लाल पड़ चुकी थी। वो एकदम से पूर्वांश को देखकर बोली, मिस्टर सरकार, तुम्हें लड़कियों के साथ बिहेव करने की ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। जिस हिसाब से बदतमीज इंसान तुम हो ना, कभी गर्लफ्रेंड या फिर बीवी नहीं मिलेगी तुम्हें अपनी लाइफ में। पूर्वांश अपने दोनों हाथ बांधकर बोला, ये तो बहुत खास बात हो गई मिस आईना कपूर, डॉट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। पूर्वांश सरकार किसी भी लड़की को अपने लायक नहीं समझता। कोई भी लड़की इस काबिल नहीं है कि वो पूर्वांश सरकार के साथ कंपेटेबल हो सके। आईना धीरे से बोली, सो मच सेल्फ ऑब्सेस्ड। पूर्वांश बिना किसी भाव के बोला, आई लव माई सेल्फ मोर देन एनीथिंग। और अब तुम? बोलकर वो रुका और उसने आईना को एक बार ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें ऐसी थी कि आईना ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसे पता नहीं क्यों एक पल में ही बहुत अजीब सी फीलिंग आ गई। पूर्वांश उसके ऊपर से अपनी नज़र हटाकर बोला, डोंट रिएक्ट लाइक दिस मून फेस। तुम्हारी शक्ल बेहद खास हो सकती है, नज़र टिक जाए ऐसी हो सकती है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर बॉडी वेरी मच। आईना धीरे से बोली, तो फिर जीतने पर एक रात क्यों मांगी? पूर्वांश अपने पियानो की तरफ बढ़ते हुए बोला, वो तुम्हारी गलतफहमी है मून फेस, कि एक रात का मतलब सिर्फ और सिर्फ बिस्तर तक सीमित ही होता है। एक रात में कई यादें बन सकती है और एक रात में कई जिंदगियां खत्म हो सकती है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बिस्तर को एक रात की कहानी बनाती हो या फिर किसी और चीज को। आईना मन में बोली, इस इंसान की बातें कितनी अजीब है। मुझे यहाँ से निकलना है, पर्व को लेकर जाना है, क्या करूँ, कैसे निकलूं? तभी पूर्वांश उसे देखकर बोला, निकल सकती हो तुम। पूर्वांश सरकार एक मौका सबको देता है, पर दूसरी बार में मौका मांगने के लायक भी नहीं छोड़ता। तो निकलो, जिसके साथ जो करना है करो, और हाँ, अगली बार मेरे घर में घुसने से पहले ये सोच लेना कि पूर्वांश सरकार से सामना हुआ तो बच नहीं पाओगी, ओके? आईना कुछ पल रुककर बोली, व्हाटएवर। बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। उसके जाते ही पूर्वांश के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। वो वही पियानो के सामने चेयर पर बैठ गया और गौर से उस पियानो को देखने लगा। वो रॉयल ब्लू कलर का पियानो उसके ब्लैक थीम कमरे में सबसे अलग नजर आता था। पूर्वांश पियानो पर अपनी उंगलियां घूमते हुए बोला, एक रात से कहानी शुरू भी हो जाती है, एक रात में कहानी खत्म भी हो जाती है, एक रात से किस्से उखड़ भी जाते हैं और एक रात में जिंदगियां बदल भी जाती है। क्या कहानी होती है उस रात की, वो क्या जाने, और क्या कहानी होगी उसकी जिंदगी की, वो भला कैसे जाने।
इधर आयना बाहर आते खुद से बोली, थैंक गॉड बच गई मैं। बोलते हुए उसने जल्दी से अपना फ़ोन ऑन किया और देखा कि रिवाज के करीब 5 से 6 मिस कॉल आए थे। वो खुद से बोली, मुझे बात नहीं करनी। बोलकर वो सीधे आगे बढ़ गई। कॉरिडोर के सबसे लास्ट तक पहुंचते ही उसकी नज़र सीधे एक कमरे की तरफ गई, जिस कमरे के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था और उस पर पर्व सरकार लिखा हुआ था। आयना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अच्छा आइडिया है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दरवाजे पर ही नाम दिख जाएगा। बोलकर उसने दरवाजा खोला और वो अंदर चली आई। अंदर आते ही आयना चारों तरफ देखने लगी। वो कमरा देखने में कहीं से भी किसी बच्चे का नहीं लग रहा था। काफी नॉर्मल सा कमरा था, डार्क ग्रीन और वाइट थीम पर। आयना धीरे से बोली, बच्चों के कमरे की वाइब ही नहीं है। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, आयना आंटी। ये सुनते ही आयना की नज़र पर्व की तरफ चली गई, जो कि इस वक्त वॉशरूम के दरवाजे पर खड़ा था। आयना घुटने के बल बैठकर बोली, हेलो बेबी। पर्व जल्दी से उसके पास आया और वो सीधे आयना के सीने से लग गया। उसके ऐसा करते ही आयना की दिल की धड़कनें बुरी तरह शोर करने लगी थी। पर्व ने उसे कसकर पकड़ हुआ था। वही आयना के दोनों हाथ अभी भी हवा में थे। पर्व वैसे ही बोला, आपको पता, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था कि आप आओगी नहीं, पर आप आ गई। वरना आपको पता है मेरा दिल टूट जाता, मेरा विश्वास टूट जाता और मैं आप पर कभी ट्रस्ट नहीं करता। आयना एकदम से होश में आकर बोली, बेटा, इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली तुमने। बोलते हुए उसने पर्व को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को देखने लगी। पर्व मुस्कुराते हुए बोला, डैड के मुंह से सुना है बहुत बार, ऐसी बातें वही बोलते हैं। मैंने बस दूर से सुना, क्योंकि पास जाऊंगा तो वो मुझे ऐसे घूर कर देखेंगे कि जैसे मैंने उनकी फाइल चुरा ली। ये बात पर्व ने ऐसे बोली थी कि ना चाहते हुए भी आयना को हंसी आ गई। वो पर्व के गाल पर किस करके बोली, कितने प्यारे से हो तुम, छोटे से क्यूट से। पर्व मुंह बनाते हुए बोला, मैं छोटा नहीं हूँ। आयना मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, आप छोटे नहीं हैं तो आप कितने बड़े हैं। पर्व उसे देखकर बोला, आयना आंटी, मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे पता है कि मेरे डैड को मैं बिल्कुल नहीं पसंद हूँ। मैं इतना बड़ा हूँ कि मुझे पता है कि आई एम ऑफन। आयना हैरानी से बोली, पर्व क्या बोल रहे हो, यू आर नॉट ऑफन। तुम्हारे फादर है तुम्हारे पास, ऐसे नहीं बोलते। पर्व उसे देखकर बोला, बट उन्होंने माधुरी आंटी को बोला था कि उन्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर मैं उनका बेटा हूं तो उन्हें मुझसे फर्क क्यों नहीं पड़ता। उसके सवाल का आयना के पास कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप पर्व को देख रही थी। तभी पर्व एकदम से मुस्कुरा कर बोला, अच्छा आप मुझे एम्यूजमेंट पार्क लेकर जाओगी ना। आयना धीरे से बोली, ऑफ कोर्स, इसलिए तो आपके घर पर आई हूं मैं आपको लेने। हम साथ में चले गए, सिर्फ आप और मैं। पर्व जल्दी से बोला, सच्ची, मैं रेडी होकर आता हूँ। मैं क्या पहनूं। बोलकर उसने आयना का हाथ पकड़ लिया। आयना खड़ी हुई और उसके खड़े होते ही पर्व उसे सीधे वॉक इन क्लोजेट में लेकर गया। उसके कमरे में भी एक बड़ा सा वॉक इन क्लोजेट था। आयना एक नज़र पर्व को देखकर बोली, आपके ऊपर ना वाइट कलर बहुत अच्छा लगेगा। पर्व जल्दी से बोला, अगर आपको पसंद है तो मैं पहन लूंगा। उसने एक वाइट कलर की शर्ट और पैंट पर्व को दे दी। अपने कपड़े लेकर पर्व सीधे वॉशरूम चला गया। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आयना के साथ बाहर जाने के लिए। इधर आयना बाहर आई और वो सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। वो चारों तरफ देख रही थी। वहां पर पर्व के कुछ सर्टिफिकेट रखे हुए थे, स्टेज स्पीच कंपटीशन के। आयना गहरी सांस लेकर बोली, स्पीच में बहुत इंटरेस्ट है, आई कैन सी। बोलते हुए उसकी नज़र एकदम से टेबल पर रखी हुई एक फोटो पर चली गई। वो एक लड़की की फोटो थी जो मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देख रही थी और उसने एक बच्चे को अपनी गोद में लिया हुआ था। आयना उसे फोटो को देख रही थी। तभी माधुरी वहां पर आकर बोली, मिस कपूर पर्व कहाँ पर है। आयना उसे देखकर बोली, कपड़े चेंज करने के लिए गया है, मैं बस अभी उसके पास आई थी। ये बच्चा पर्व है ना, और उसके साथ कौन है। माधुरी एक नज़र उसे फोटो को देखकर बोली, पर्व की माँ। थैंक फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।